हेलो दोस्तों, हिंदी क्राइम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। अगर आपको सस्पेंस और मिस्ट्री वाली स्टोरीज पसंद है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कहते हैं ना, सच्चाई कभी कभी फिक्शन से भी ज्यादा अजीब होती है। आज की कहानी बिल्कुल वैसी ही है। ये कहानी है साल 1986 की, दो बहनों की, एनी और जेसिका एंड्रयूज। दोनों टीनेज लड़कियां थीं जब उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा तूफान आया। उनकी मां को कैंसर हो गया और वो उन्हें छोड़कर चली गईं। फैमिली के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। उनके पिता ब्रायन उनसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब उन पर डबल जिम्मेदारी आ गई थी। उन्हें घर चलाने के लिए और भी ज्यादा काम करना पड़ता था। इसलिए एनी और जेसिका अक्सर घर पर अकेली होती थीं, अपनी मां की यादों में खोई रहती थीं। एक रात जब उनके डैड काम पर थे, उन्होंने अपनी मां से कांटेक्ट करने का सोचा। उन्होंने एक वीजा बोर्ड निकाला और बेसमेंट में बैठ गईं। उन्हें सच में उम्मीद नहीं थी कि कुछ होगा, बस वो अपनी मां से एक कनेक्शन फील करना चाहती थी। लेकिन उस रात उन्होंने अनजाने में एक ऐसे दरवाजे पर दस्तक दे दी थी जिसे खोलना नहीं चाहिए था। तो पिछले सेगमेंट में हमने देखा कि कैसे एनी और जेसिका ने वीजा बोर्ड से अपनी मां को कांटेक्ट करने की कोशिश की। घंटों तक कुछ नहीं हुआ और थक हार कर उन्होंने बोर्ड साइड में रखा और ऊपर अपने कमरों में चली गईं। लेकिन उन्हें थोड़ा सुकून मिला, जैसे उन्होंने अपनी मां को याद कर लिया हो। पर कहानी अभी शुरू हुई थी। जब दोनों बहनें अपने अपने कमरों में सोने की कोशिश कर रही थीं, तब उन्हें दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी। टैपिंग की आवाज, धक धक धक। पहले एनी को लगा उसका वहम है। फिर जेसिका उसके कमरे में आई और बोली, तुमने सुना? दोनों डर गईं, पर उनके दिल में एक अजीब सी उम्मीद भी थी। उन्हें लगा ये मॉम है, वीजा बोर्ड ने काम कर दिया, मॉम हमसे बात करना चाहती हैं। वो उस आवाज से सवाल करने लगी, मॉम, क्या आप यहां हो? क्या आप ठीक हो? उस वक्त डर से ज्यादा उन्हें एक तसल्ली मिल रही थी। जब उनके डैड ब्रायन देर रात घर लौटे तो लड़कियों ने उन्हें सब कुछ बताया। पर ब्रायन, जो पहले ही अपनी वाइफ के जाने से टूटे हुए थे, उन्हें लगा कि लड़कियां दुख में ये सब इमेजिन कर रही हैं। उन्होंने उन्हें डांगा नहीं, बस प्यार से समझाकर सुला दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। ब्रायन के ना मानने के बावजूद घर में अजीब चीजें बढ़ती जा रही थीं। अब टैपिंग की आवाजें इतनी तेज हो गई थीं कि लड़कियों की नींद हराम हो गई। और जब भी वो अपने डैड को बुलाती, आवाजें अचानक बंद हो जाती। अब उनके डैड को उन पर और भी ज्यादा शक होने लगा। इतना ही नहीं, जब फैमिली दिन में बाहर जाती तो वापस आने पर घर का सामान इधर उधर मिलता। कभी कुर्सी थोड़ी खिसकी हुई तो कभी किचन में चम्मच अपनी जगह पर नहीं। ब्रायन को पूरा यकीन हो गया कि ये सब एनी और जेसिका कर रही हैं, अपनी मां का अटेंशन पाने के लिए। उन्होंने लड़कियों को साफ साफ बोल दिया, ये सब बंद करो, ये हेल्दी नहीं है। अगर ये चलता रहा तो मैं तुम दोनों को ग्रीफ काउंसलिंग के लिए भेज दूंगा। बेचारी लड़कियां, वो जानती थी कि ये वो नहीं कर रही हैं, पर उनकी बात पर कोई बिलीव ही नहीं कर रहा था। उनका डर बढ़ता जा रहा था। उन्हें अब फील होने लगा था कि ये उनकी मां नहीं, बल्कि कोई बुरी शक्ति है जो उन्हें परेशान कर रही है। और फिर एक शाम सारी हदें पार हो गईं। बेसमेंट से टैपिंग की आवाज आई। दोनों बहनें हिम्मत करके नीचे गई। जैसे ही वो नीचे पहुंची, आवाज बंद हो गई और फिर उनकी नजर दीवार पर गई। वहां लाल रंग से लिखा था, कम फाइंड मी, आई एम इन योर क्लोजेट। बस ये देखते ही उनकी रूह कांप गई। दीवार पर वो डरावना मैसेज पढ़ते ही एनी और जेसिका चीखते हुए घर से बाहर भागी। उनके दाद काम पर थे, इसलिए वो सीधा अपने पड़ोसी के घर चली गई और उन्हें सब बताया। जब ब्रायन घर लौटे तो पड़ोसियों ने उन्हें रोका और सारी बात बताई। ब्रायन को अपनी बेटियों पर बहुत गुस्सा आया। उन्हें लगा कि अब उन्होंने हद कर दी है। वो घर के अंदर गए, बेसमेंट में दीवार पर लिखा हुआ देखा और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अपनी फैंटेसी के लिए अब तुम घर की दीवारें खराब करोगी? ब्रायन ने उसी वक्त डिसाइड कर लिया और उन्हें जबरदस्ती ग्रीफ काउंसलिंग के लिए भेज दिया। उसके बाद अचानक से सब शांत हो गया। कई हफ्तों तक ना कोई टैपिंग की आवाज आई, ना ही कोई सामान हिला। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। शायद जो भी था वो चला गया था। लड़कियों को भी थोड़ी राहत की सांस मिली। लेकिन दोस्तों, तूफान से पहले की खामोशी थी ये।
एक रात ब्रायन फिर से काम पर देर तक रुके हुए थे और लड़कियां अकेली थीं। वो फ्रंट रूम में बैठी थीं और तभी वही टैपिंग की आवाज फिर से शुरू हो गई। इस बार आवाज एनी के बेडरूम से आ रही थी। दोनों डरते डरते उसके कमरे की तरफ बढ़ी और जब उन्होंने कमरे की दीवार देखी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तो पिछले सेगमेंट में हमने देखा कि कैसे तूफान से पहले की शांति के बाद आवाजें वापस लौट आई थीं। जब एनी और जेसिका ने एनी के बेडरूम की दीवार देखी तो वहां लिखा था, आई एम बैक, फाइंड मी इफ यू कैन। बिल्कुल पहले जैसा मैसेज। इस बार उन्होंने एक सेकंड भी नहीं सोचा, वो सीधा घर से बाहर भागी, वापस उसी पड़ोसी के घर। ये फिर से हुआ, प्लीज हम पर विश्वास कीजिए। पड़ोसी ने उन्हें अंदर बुलाया और उनके डैड के आने का वेट करने लगे। जब ब्रायन घर आए तो वही पुराना ड्रामा रिपीट हुआ। पड़ोसी ने बताया कि लड़कियां फिर से दीवार पर लिखने की बात कर रही हैं। इस बार ब्रायन का सब्र का बांध टूट गया। उन्हें गुस्से में लड़कियों से कहा, मैंने तुम्हें काउंसलिंग में डाला, मैंने तुम्हें समझाया, तुम लोग बाज नहीं आओगी ना। फिर उन्होंने पड़ोसी और अपनी बेटियों से कहा, तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी उस घर में जाता हूं। मैं पूरा घर ऊपर से नीचे तक सर्च करूंगा और तुम लोगों को प्रूव करूंगा कि वहां कुछ भी नहीं है। ये कहकर ब्रायन अकेले अपने घर की तरफ चल दिए, ये दिखाने के लिए कि उनकी बेटियों का डर बेकार है। लेकिन उस घर के दरवाजे के पीछे उनका इंतजार जो कर रहा था, उसने उनकी दुनिया हिलाकर रख दी। तो ब्रायन गुस्से में अपने घर का दरवाजा खोलकर अंदर घुसा, ये सोचकर कि आज वो इस भूत प्रेत के ड्रामे को खत्म कर देंगे। लेकिन जैसे ही वो अंदर आए, उनके होश उड़ गए। पूरा घर तहस नहस था, फर्नीचर उल्टा पुल्टा पड़ा था, सामान बिखरा हुआ था। एक पल में ब्रायन समझ गए, ये काम उनकी बेटियों का नहीं हो सकता, घर में कोई और है। अब उनके दिल में भी डर बैठने लगा। वो धीरे धीरे आहिस्ता से घर में आगे बढ़े। कोई आवाज नहीं आ रही थी। वो सीधा ऊपर एनी के बेडरूम में गए। दीवार पर वही मैसेज लिखा था और फिर उन्होंने क्लोजेट की तरफ देखा। क्लोजेट के अंदर एक आदमी खड़ा था। उसने औरत के कपड़े पहने हुए थे, ब्रायन की मरहूम पत्नी के कपड़े। सर पर एक विग था और हाथ में एक छोटी सी कुल्हाड़ी हैचेट थी। वो आदमी बस ब्रायन को घूर रहा था। ब्रायन के तो रोंगटे खड़े हो गए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, वो आदमी क्लोजेट से निकलकर उनकी तरफ भागा। ब्रायन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो उन्हें धक्का देकर भाग गया। ब्रायन उसके पीछे भागे, पर वो शख्स अंधेरे में कहीं गायब हो चुका था। ब्रायन ने एक पल नहीं सोचा, वो भी घर से बाहर भागे और पड़ोसी के घर जाकर चिल्लाए, कॉल 911, कॉल द पुलिस, घर में कोई है। पुलिस को कॉल करने के बाद ब्रायन और उनकी बेटियां पड़ोसी के घर में ही रुके रहे। पुलिस आई, उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली, हर कोना छान मारा, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। ऐसे लग रहा था जैसे वो आदमी हवा में गायब हो गया हो। पुलिस ने ब्रायन से कहा, हमें यकीन है यहां कोई था, पर अब वो यहां नहीं है। हम आपको सलाह देंगे कि जब तक वो पकड़ा नहीं जाता, आप यहां ना रहें। उस रात के बाद एंड्रूज फैमिली की जिंदगी बदल गई। ब्रायन को इतना गिल्ट फील हो रहा था कि वो बता नहीं सकते। मैंने अपनी बेटियों पर विश्वास नहीं किया। वो इतने दिन से एक साइको के साथ एक ही घर में रह रही थी और मैं उन्हें ही गलत समझ रहा था। उन्हें कुछ हो जाता तो? दोनों लड़कियां भी इतने सदमे में थीं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उन्हें लग रहा था कि वो किसी भूत से नहीं, बल्कि एक जिंदा इंसान से बात कर रही थी जो उनकी दीवारों के पीछे छिपा था। वो लोग 2 हफ्तों तक अपने एक रिश्तेदार के यहां रुके। पुलिस ने कहा कि वो घर पर नजर रखेंगे, लेकिन 2 हफ्तों में कुछ भी पता नहीं चला। आखिर कब तक वो रिश्तेदार के यहां रहते? उन्होंने डिसाइड किया कि अब घर वापस चलते हैं। वो आदमी शायद भाग गया होगा, पुलिस भी तो नजर रख रही है। तो एक दिन उन्होंने अपना सामान पैक किया और अपने घर की तरफ चल पड़े। जैसे ही उनकी गाड़ी उनकी गली में मुड़ी, ब्रायन ने अपने घर की तरफ देखा और उनका दिल उनके मुंह को आ गया। ऊपर 2nd फ्लोर की खिड़की में लाइट जल रही थी और फिर उस रोशनी में से वही औरत के कपड़ों वाला आदमी गुजरा। खिड़की में उस शैतान को देखते ही ब्रायन ने फौरन गाड़ी रोकी और पुलिस को कॉल किया। इस बार पुलिस सेकंड्स में वहां पहुंच गई। घर को चारों तरफ से घेर लिया गया। पुलिस को पता था कि इस बार शिकार अंदर ही है। 2 हफ्तों से घर लॉक था तो कोई अंदर बाहर नहीं गया था। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसी।
अंदर का नजारा किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। फर्नीचर उल्टा पुल्टा, दीवारों पर अजीबोगरीब चीजें लिखी हुई थी और सबसे अजीब बात, छत पर यानी सीलिंग पर ढेर सारे पेनीज यानी सिक्के चिपकाए हुए थे। पुलिस ने पूरा घर सर्च किया, लेकिन उन्हें फिर से कोई नहीं मिला। सब हैरान थे कि आखिर वो आदमी जाता कहां है। फिर एक ऑफिसर की नजर बेसमेंट में वॉशर ड्रायर के पीछे गई। वहां दीवार में लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा लगा था जो अजीब लग रहा था। ऑफिसर ने वॉशर ड्रायर को साइड में खिसकाया। उसके पीछे एक छोटा सा गुप्त दरवाजा था। जब उन्होंने उसे खोला तो उनके सामने एक अंधेरा तंग सा रास्ता था, एक क्रॉल स्पेस, एक ऐसी गुप्त जगह जो घर की दीवारों के बीच में बनी हुई थी। पुलिस ने टॉर्च चलाई और उस अंधेरे सुरंग में घुस गए। उन्हें पता नहीं था कि उस अंधेरे में उनका सामना किससे होने वाला है। तो पुलिस उस अंधेरे क्रॉल स्पेस में आगे बढ़ी। वो रास्ता पूरे घर में दीवारों के बीच से होकर जाता था और हर कमरे में दीवार के अंदर से छोटे छोटे छेद, पीप होल्स बनाए गए थे ताकि अंदर छिपा इंसान पूरे घर पर नजर रख सके। जब पुलिस उस जाल जैसे रास्ते में आगे बढ़ी तो आखिरकार उन्हें वो शख्स मिल ही गया। वो कोई भूत या शैतान नहीं था। उसका नाम था डैनी लाप्लांटे, एक टीनेजर जो कुछ समय पहले एनी को डेट कर चुका था। जब एनी ने उससे ब्रेकअप किया तो वो बदला लेने के लिए उनके घर में घुस आया और दीवारों के बीच छिपकर रहने लगा। उसने उन्हें उइजो बोर्ड वाली बात करते सुना और बस वहीं से उसने उन्हें उनकी मां का भूत बनकर डराने का प्लान बनाया। दीवार पर केचप से लिखना, टैपिंग करना, सामान हिलाना, ये सब वही कर रहा था। महीनों से उनके साथ उनके ही घर में रह रहा था, उनकी हर बात सुन रहा था। पुलिस ने डैनी को अरेस्ट कर लिया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। जेल से निकलने के बाद उसी साल डैनी लाप्लांटे ने एक दूसरे घर में घुसकर एक पूरे परिवार का बेरहमी से मर्डर कर दिया। सोचिए, एंड्रूज फैमिली कितने बड़े खतरे में थी, उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं था। उनके घर की दीवारों के पीछे एक भूत नहीं बल्कि एक जीता जागता शैतान छिपा हुआ था।